हांगकांग के एक छोटे से गांव में जब एक केस की तलाशी करते समय पुलिस ने एक घर का दरवाजा तोड़ा और जब अंदर जाकर देखा तो उन्हें एक बड़ा सा पतीला दिखाई दिया जिसमें सूप बना हुआ था। अब घर की हालत देखकर पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े पतीले में ये सूप किसके लिए बनाया गया है और ये किस चीज का सूप है। लेकिन जब पुलिस वालों ने उसी घर में रखे हुए एक फ्रिज को खोल के देखा तो उसमें पैर रखे हुए थे, किसी इंसान के कटे हुए पैर। किसके थे ये पैर और उस बड़े से पतीले में किस चीज का सूप बनाया गया था, आइए जानते हैं। एबी चोई केस। अब जिसकी हत्या की कहानी हम आपको बता रहे हैं वो लड़की हांगकांग की एक मशहूर फैशन मॉडल थी जिसका नाम एबी चोई था। एबी चोई का जन्म 11 जुलाई 1994 को हांगकांग के एक बहुत मालदार घराने में हुआ था। एबी चोई के पिता हांगकांग के जाने माने कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन है। अब एबी चोई काफी खूबसूरत थी और मालदार तो थी ही, इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मॉडलिंग में अपना करियर बनाने का फैसला करती है और एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर वो इसकी शुरुआत कर देती है और थोड़े ही वक्त में वो मॉडल बन भी जाती है। बहुत सी मैगजीन्स के लिए काम भी शुरू हो जाता है। इसी दौरान 2012 में एबी चोई की मुलाकात एलेक्स क्वांग नाम के लड़के से होती है। ये लड़का एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था जबकि एबी चोई एक अरबपति घराने से थी। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आने लगते हैं कि दोनों शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। इस वक्त एबी चोई की उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन फिर भी दोनों सिर्फ 18 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है, यहाँ तक कि एलेक्स और एबी 2 बच्चों के माँ बाप भी बन जाते हैं। अब आमतौर पर माँ बनने के बाद लड़कियां मॉडलिंग छोड़ देती है, लेकिन एबी चोई अपनी मेहनत और खूबसूरती की वजह से और भी ज्यादा कामयाब हो जाती है। एबी चोई की मॉडलिंग की दुनिया में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इस तरफ उनकी शादीशुदा जिंदगी में गड़बड़ आने लगी, उतार चढ़ाव शुरू हो गई। एबी चोई और एलेक्स के बीच में हालात इतने खराब हो गए कि ये दोनों अक्सर लड़ाई झगड़ा करने लगते थे और शादी के चौथे साल ये दोनों तलाक लेने का फैसला कर लेते हैं। खैर, एलेक्स से तलाक लेने के बाद एबी चोई की दोस्ती हांगकांग के एक मशहूर रेस्टोरेंट तामजाई यूनान मिक्सियन के मालिक के बेटे क्रिस टेम से हो जाती है। अब ये बात मालूम नहीं कि एबी चोई की मुलाकात इस लड़के से तलाक के पहले हुई थी या तलाक के बाद। खैर, कुछ ही वक्त की दोस्ती के बाद साल 2016 में एबी चोई टेम चुक वान के साथ शादी कर लेती है और दूसरी शादी के बाद एबी चोई के 2 बच्चे और पैदा होते हैं। भले ही एबी चोई ने दूसरी शादी कर ली थी, मगर उसने उसके पहले पति एलेक्स से हुए 2 बच्चों का ख्याल रखना नहीं छोड़ा था और एबी चोई अब भी अपने पहले ससुराल वालों के बहुत करीब थी। उसने अपने बच्चों और पिछले पति के लिए हांगकांग के एक खास इलाके में 4 बेडरूम वाला एक महंगा अपार्टमेंट भी खरीद रखा था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। बच्चों की देखभाल के लिए एबी चोई अपने पिछले पति को पैसे भी भेजा करती थी। एबी चोई के पिछले पति एलेक्स का भाई एंथनी क्वांग भी उतना कामयाब या उतना अमीर नहीं था, इसलिए एबी चोई ने उसको भी अपने प्राइवेट ड्राइवर की नौकरी दी हुई थी और उसे अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती थी। यानी दूसरी शादी करने के बाद भी एबी चोई सबकी नज़र में एक अच्छी माँ और एक जिम्मेदार औरत बनी हुई थी। हर कोई एबी चोई से बहुत खुश था। साल 2023 एबी चोई को दुनिया की एक मशहूर फैशन मैगजीन के कवर पर जगह मिल जाती है। करोड़पति मॉडल होने के बावजूद एबी चोई अपने बच्चों का ख्याल खुद ही रखती थी। वो अक्सर अपने बच्चों को खुद ही स्कूल तक छोड़ने और स्कूल के बाद वापस लेने जाया करती थी। लेकिन 21 फरवरी 2023 को एबी चोई अपने बच्चों को स्कूल से वापस लाने वक्त पर वहां नहीं पहुंचती। यहाँ तक कि सभी बच्चे स्कूल से घर चले जाते हैं, मगर काफी वक्त के बाद भी एबी चोई वहां नहीं पहुंचती है, जिसके बाद स्कूल की तरफ से एबी चोई को कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, मगर उसका फोन स्विच ऑफ होता है। इसके बाद एबी चोई के पति से कांटेक्ट किया जाता है और वो स्कूल से बच्चों को घर ले आते हैं, मगर अपनी पत्नी को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि एबी चोई का कहीं भी कोई अता पता नहीं चल पा रहा था और उनका फोन भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। काफी खोजबीन के बाद जब एबी चोई का कोई पता नहीं चल पाया तो क्रिस टेम वहां के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। ये एक मशहूर मॉडल के साथ साथ शहर के एक अरबपति की बेटी के गायब हो जाने का मामला था, इसलिए वहां की पुलिस फौरन तेजी से अपना काम शुरू कर देती है। अगर कोई गरीब होता तो इतनी जल्दी काम शुरू नहीं किया जाता। खैर, कई सारी टीम्स एबी चोई को खोजने में लग जाती है,
एबी चोई के हर रोज के कामकाज को नोटिस करने के बाद सबसे पहले पूछताछ एबी चोई के पति क्रिस टैम से ही की जाती है, मगर यहाँ पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पहला दिन लोगों से पूछताछ करने में ही निकल जाता है, लेकिन एबी चोई के बारे में पुलिस को कहीं से कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। अब पुलिस वाले जांच को आगे बढ़ाते हुए एबी चोई के ड्राइवर यानी उनके पिछले पति के भाई एंथोनी क्वांग से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस के हाथों कुछ खास जानकारी नहीं लगती। मामले की गंभीरता को देखते हुए एबी चोई के पिछले पति और उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जाती है, मगर फिर पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगता। अब पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी चेक करती है, मगर कहीं पर भी एबी चोई का कोई निशान नहीं मिलता। इनमें से एक सीसीटीवी कैमरे में एबी चोई की कुछ तस्वीरें कैद हो जाती है, जिसमें वो व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट पैंट और व्हाइट स्लीपर्स पहने हुए नजर आती है और उनके हाथ में एक पर्पल कलर का बैग होता है। अब पुलिस इस तस्वीर के सहारे भी एबी चोई को खोजने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसमें भी 2 दिन गुजर जाते हैं और पुलिस के हाथ अब भी कुछ नहीं लगता। वक्त के गुजरते अब पुलिस पर भी एबी चोई को खोजने का दबाव बढ़ने लगता है, इसलिए इस केस की जांच पड़ताल करने वाली पुलिस की सभी टीम्स एक साथ मिलकर फिर से मामले की जांच पड़ताल करने का प्लान बनाती है। पुलिस की इसी मीटिंग के दौरान एबी चोई के पहले ससुराल वालों से पूछताछ करने वाली अलग अलग टीम जब अपने अपने बयान एक दूसरे के सामने दर्ज करवाती है, तो मीटिंग के दौरान सामने आता है कि एबी चोई के पिछले पति के साथ साथ उसके परिवार वालों के बयान में गड़बड़ है। दोनों के बयान अलग अलग है। अब उन सभी के बयानों को फिर से एनालाइज करने के बाद पुलिस एबी चोई के पिछले पति और उसके भाई और उसके परिवार वालों से फिर से पूछताछ करने का फैसला करती है। जब इन लोगों से दोबारा पूछताछ शुरू होती है तो ये लोग एक बार फिर से पुलिस को नई कहानी सुनाने लगते हैं। अब पुलिस वालों को शक होने लगता है कि एबी चोई के गायब होने में जरूर इन्हीं लोगों का हाथ है, इसीलिए अब इन सब के बयानों को हकीकत से जोड़ा जाता है तो इन सब के ज्यादातर बयान झूठे साबित होते हैं। इसके बावजूद इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है और पुलिस खुफिया तौर पर अपनी जांच आगे बढ़ाती रहती है। इस जांच के दौरान सामने आता है कि एबी चोई के पिछले पति के साथ साथ उसके परिवार के दूसरे सदस्यों को पिछले कुछ दिनों से पास के एक गुमनाम गांव की तरफ आते जाते देखा गया है। अभी ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस उस गांव का पता लगाकर सीधे उस घर में पहुंच जाती है, जिस घर में कुछ दिनों से एबी चोई के पिछले परिवार वालों का आना जाना लगा हुआ था। जब पुलिस वाले इस घर में दाखिल होते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये दावा किया गया था कि यहाँ कई दिनों से लोग रह रहे हैं, मगर घर की हालत ऐसी थी कि इसे देखने से ही लग रहा था कि यहाँ लंबे वक्त से कोई नहीं रह रहा हो, क्योंकि हर और धूल जमी हुई थी और घर के अंदर की हालत बहुत खराब थी। अब पुलिस ये सोचती है कि जब घर की हालत इतनी बुरी है और देखने से भी लग रहा है कि यहाँ कोई रहता नहीं होगा, तो आखिर एबी चोई के परिवार वाले पिछले कई दिनों से यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस अब घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। तलाशी के दौरान जब पुलिस एक कमरे में जाती है तो वहाँ उनके होश उड़ जाते हैं। पुलिस को कमरे में एक बड़ा सा मीट ग्राइंडर, एक इलेक्ट्रिक आरी, बड़े बड़े छुरे, एक बड़ा हथौड़ा और फेस शील्ड और काले रंग का रेनकोट उनके हाथ लगता है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि ये घर नहीं बल्कि कोई कसाई खाना हो। अभी पुलिस वाले ये सारी चीजें मिलने के पीछे के राज को समझने में ही लगे हुए थे कि वहीं पास में ही पुलिस वालों को एक छोटा सा पर्पल कलर का हैंडबैग नजर आता है। ये वही हैंडबैग था जो एबी चोई के गायब होने वाले दिन सीसीटीवी में कैद हुए फोटोज में एबी चोई अपने हाथों में लटकाए हुए घूम रही थी। अब इस कसाईखाने जैसे घर में एबी चोई के बैग का पाया जाना ये एक बुरी घटना की ओर इशारा कर रहा था। फिर पुलिस आगे तलाशी करते हुए किचन में चली जाती है तो वहां उन्हें एक बड़ा सा सूप का पतीला नजर आता है जो पूरा का पूरा भरा हुआ था। आगे की तलाशी के दौरान जब पुलिस कमरे में मौजूद एक बड़े से फ्रिज को खोलती है तो फ्रिज के अंदर का नजारा देखकर सबकी फटकर हाथ में आ जाती है, क्योंकि उस फ्रिज में कटे हुए इंसानी पैर के टुकड़े रखे हुए थे। उसके अलावा किसी के शरीर के बहुत से अंगों को काटकर फ्रिज के अंदर रखा गया था। अब पुलिस पूरा मामला समझ जाती है। इस घर की सभी चीजों को जब्त करके जांच के लिए आगे भेजा जाता है और पुलिस की कई टीम्स एबी चोई के पिछले पति और उसके परिवार वालों की तलाश में लग जाती है। मगर पुलिस की तरफ से यहाँ पर भी एक गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि दूसरी बार पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन सबको छोड़ दिया था और मौका मिलते ही उन सब में से ज्यादातर लोग फरार हो चुके थे। इसीलिए अब इन लोगों की खबर देने वाले को भी इनाम देने की घोषणा की जाती है। पुलिस की कई टीम्स ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर देती है
और कुछ ही दिनों के अंदर एबी चोई के पिछले पति के साथ साथ उसके परिवार के एक के बाद एक यूं कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने वालों में एबी चोई के पिछले पति के माँ बाप, भाई, उनके कुछ करीबी दोस्त, यहाँ तक कि एबी चोई का पिछला पति खुद भी इसमें शामिल था। इन सभी ने ही मिलकर मर्डर की साजिश रची थी। पुलिस ने स्टेज पर पहुंचकर इस केस को कितनी गंभीरता से ले लिया था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मर्डर करने वाले एक एक मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस ने हर मुजरिम के पीछे 100 पुलिस वालों को छोड़ दिया था। जब एबी चोई के पिछले पति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास से तकरीबन 50 लाख रुपये कैश और 4 करोड़ की कीमत की बहुत सी महंगी घड़ियां बरामद की जाती है। ये सारी घड़ियां एबी चोई की थी जो एलेक्स ने उसकी हत्या करने के बाद चुराई थी। अब इन सब की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है और पुलिस मर्डर की असल वजह तलाश करने के पीछे लग जाती है। शुरुआत में तो ये लोग एबी चोई की हत्या करने की बात से इनकार कर देते हैं, मगर आगे पुलिस को जो बातें पता लगती है वो बहुत हैरान करने वाली होती है। आगे की पूछताछ में किए गए खुलासे के मुताबिक एबी चोई ने 2019 में अपनी पहली शादी से हुए दोनों बच्चों की देखभाल के लिए अपने पिछले पति को 4 बेडरूम वाला एक लग्जरियस अपार्टमेंट खरीद कर दिया था। टैक्स बचाने के लिए एबी चोई ने यह अपार्टमेंट अपने पिछले ससुर क्वांग काउ के नाम पर खरीदा था। एबी चोई के दोनों बच्चों के साथ पिछले वाले पति का पूरा परिवार इसी अपार्टमेंट में रह रहा था, लेकिन फिर साल 2023 की शुरुआत में एबी चोई अपने इस लग्जरियस अपार्टमेंट को बेचने का फैसला करती है। इस लग्जरियस अपार्टमेंट को बेचकर एबी चोई एक दूसरा सस्ता घर खरीदकर उन्हीं लोगों को देना चाहती थी। उस लग्जरियस फ्लैट की कीमत भारतीय रुपयों में तकरीबन 70 करोड़ के आसपास थी। इसलिए जब एबी चोई ने इसे बेचने का फैसला किया तो वैसे ही उसके पिछले पति के परिवार वाले उसके इस फैसले का विरोध करने लगे। अब क्योंकि टैक्स बचाने के लिए एबी चोई ने यह अपार्टमेंट अपने पिछले ससुर के नाम पर खरीदा था, इसलिए एबी चोई के पिछले ससुर फ्लैट बेचने के कागजों पर दस्तखत करने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हांगकांग में एक कानून है कि अगर कोई शख्स ये साबित कर दे कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सारा पैसा उसने चुकाया है, तो फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मौजूदा वक्त में प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। प्रॉपर्टी का पैसा चुकाने वाला शख्स किसी भी नाम पर दर्ज की गई प्रॉपर्टी को बेच सकता है। इसके बाद एबी चोई कानूनी सलाह लेने के बाद उस अपार्टमेंट को बेचने के पेपर बनवाना शुरू कर देती है और इस अपार्टमेंट का सौदा तय करने में लग जाती है। इन सब से परेशान होकर एबी चोई के पिछले पति समेत उसके परिवार वाले मिलकर एक खौफनाक साजिश रचते हैं और ये तय किया जाता है कि एबी चोई इस अपार्टमेंट को बेचे उससे पहले ही उसको इस दुनिया से गायब कर दिया जाए, यानी मार दिया जाए। अब इसी साजिश के तहत जब एबी चोई का ड्राइवर उसको लेकर स्कूल की तरफ बच्चों को वापस लेने निकलता है तो रास्ते में वो एक सुरंग के पास गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रुकते ही एबी चोई का पिछला पति गाड़ी में आकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे थोड़ी दूर आगे तक जाना है, बस वहां तक छोड़ दो। ये सुनकर एबी चोई उसे गाड़ी में बैठा लेती है। गाड़ी में बैठने के बाद आगे एग्जैक्टली क्या हुआ इस बारे में अब तक पुलिस की ओर से कोई भी खुलासा नहीं किया गया, लेकिन वहां की मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से गाड़ी में बैठने के बाद ही ड्राइवर और एबी चोई के पिछले पति मिलकर एबी चोई की हत्या कर देते हैं और फिर उसकी लाश को लेकर कुछ ही दिन पहले किराए पर लिए गए गाँव वाले घर में चले जाते हैं और यहाँ पर छुरी, आरी, हथौड़े और दूसरे हथियारों से एबी चोई की लाश को काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर डालते हैं। फिर ग्राइंडर में डालकर पीसकर एक बड़े बर्तन में डालकर लाश के कुछ हिस्सों का सूप बनाया जाता है, जबकि एबी चोई के शरीर के बाकी हिस्सों को फ्रिज में डाल दिया जाता है। ये लोग लाश के टुकड़ों को छोटा छोटा करके सूप बनाते रहते थे। असल में इन लोगों का प्लान यही था कि इस तरह एबी चोई की लाश के टुकड़े टुकड़े करके सूप बना बना कर एबी चोई का नामो निशानी मिटा दिया जाए, लेकिन हांगकांग पुलिस की चालाकी और एक्टिविटी की वजह से इन लोगों को अपना प्लान चेंज करना पड़ा और ये सारे आरोपी पुलिस की कार्यवाही और पकड़ सख्त होते देखते अपने अपने बचाव की कोशिश में लग जाते हैं और फरार हो जाते हैं। लेकिन आखिरकार पुलिस इन सबको पकड़ ही लेती है। जब पुलिस ने उस बाड़े के घर में बड़े से सूप के पतीले को देखा था तो पुलिस वालों को ये लगा था कि शायद इन लोगों ने खाने पीने के लिए इसमें सूप बनाया है, मगर आगे की फॉरेंसिक जांच में ये खुलासा होता है कि उस बर्तन में जो सूप था वो असल में एबी चोई की लाश के टुकड़ों से ही बनाया गया था। फिलहाल वहां की पुलिस सारे आरोपियों पर हत्या की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज करके आरोपियों को जेल भेज चुकी है और हांगकांग के कानून के हिसाब से एबी चोई की हत्या करने के जुर्म में इन आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। आपके हिसाब से इन लोगों को क्या सजा देनी चाहिए, कमेंट करके बताइए।
अगर ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।